गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हार्ट डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, हृदय की बीमारियों के बारे में। तो इससे पहले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ ही चुके हैं हार्ट के बारे में, आपको कंप्लीट हम हर चीज बता चुके हैं, लगभग आपके लेवल से ज्यादा ही थोड़ा बहुत बताया होगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है डिसीजेज ऑफ द हार्ट ब्लड वेसल। पहले हम लोग हार्ट की, हृदय की जो रुधिर वाहिनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स, उसकी हम लोग आज उसमें कुछ डिसीज, उसमें कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए मैंने लिखा है कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट। कोरोनरी धमनी जो हृदय से निकलती है, जो हृदय में जो धमनी होती है, इसको कहते हैं कोरोनरी धमनी। कोरोनरी आर्टरी, उसमें किस प्रकार की कौन सी बीमारी होती है? तो कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट कहते हैं, दो प्रकार की होती है। ध्यान से लिखिएगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देखिए दो कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी होती है, उसमें दो प्रकार से समस्याएं हो सकती हैं, दो प्रकार की प्रॉब्लम, दो प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक तो रोग का नाम लिखा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और दूसरा का नाम लिखा है एथरियोस्क्लेरोसिस। एथरियोस्क्लेरोसिस। अब देखिए दोनों में ध्यान देके आप देखिएगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या? देखिए आर्टरी मतलब, आर्टरी का मतलब ये है कि ये धमनी से संबंधित रोग है, ठीक है। और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि वो चीज, कोई चीज सख्त हो जाए, जैसे। तो लिखा है हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। अगर ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में कैल्शियम के डिपोजिशन से, जब हमारी जो रुधिर वाहिनी है उसमें जब कैल्शियम जमा होने लगता है तो उसके वजह से वो सख्त हो जाता है। आपको पता है कैल्शियम बोन में पाया जाता है, तभी बोन सख्त होती है। तो एक ये हमारी जो कोरोनरी जो आर्टरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन जो होता है वो बढ़ने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो सख्त हो जाती है, जो कि हार्ट के लिए नुकसानदेह है। ऐसा एज रिलेटेड फैक्टर की वजह से होता है। ये कॉमन है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की, जैसे बुजुर्ग अवस्था, वृद्धावस्था की तरफ पहुंचता है, लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। लाइफ स्टाइल भी है या एज बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जो हमारी वेन्स हैं या आर्टरीज हैं, वो कैसी हो जाती हैं? टाइट हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो दूसरा जानते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरियोस्क्लेरोसिस देखिए, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, नैरो का मतलब होता है पतला हो जाना, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल और कोरोनरी आर्टरी, है ना, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा। हमारी जो रुधिर वाहिनियां हैं, जो हृदय में जाती हैं या हृदय से आती हैं, मतलब आने वाली जाने वाली, अगर उनका ल्यूमेन, अगर वो उनकी चौड़ाई क्या होती है, वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, पतली हो जाती हैं, तो उसके वजह से मान लीजिए अभी कोई आप पाइप घर से आपके मतलब प्रेशर की पाइप निकल रही हो मोटर से, और बीच में कहीं उसको दबा दिया जाए, पतली कर दिया, तो क्या होगा, फटने की संभावना बढ़ जाएगी। और या क्या हो जाएगा, या तो ब्लॉकेज हो जाएगा, या तो ब्लॉक हो जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, हमें जो ब्लड वेसल, रक्त रुधिर वाहिनी होती है, वो पतली हो जाती है। और कोरोनरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण। कोलेस्ट्रॉल से बहुत आप लोगों ने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी पे, ये ऑयल यूज करना चाहिए, ये कंपनी का ऑयल, कोलेस्ट्रॉल कम है, कोलेस्ट्रॉल लेस है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है कि आज हम लोग जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल के, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ी हुई होगी, तो वो क्या करेगा, वो नुकसानदेह है उस व्यक्ति के हार्ट के लिए। हार्ट के लिए नुकसानदेह मतलब कह सकते हैं पूरे रक्त प्रसंचरण तंत्र के लिए ही नुकसानदेह है। बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अरे मान लीजिए अगर कोई पाइप जा रही हो, पाइप के अंदर अगर ठूंसा लग जाए तो क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। उस दबाव के कारण या तो पूरा, अगर ठूंसा लग गया है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ही बंद हो जाएगी, और या तो फिर क्या होगा, सप्लाई जो होगी बहुत कम जाएगी। तो अगर सप्लाई कम जाएगी तभी भी दिक्कत है, बंद हो जाएगी तभी भी दिक्कत है। तो लिखा हुआ एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल और कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण जो हमारी रुधिर वाहिनियां होती हैं वो पतली हो जाती हैं। ऐसे जानते पहले कोलेस्ट्रॉल होता है क्या। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस। जो सर वैक्स, आपने मोम देखा है, मोम की तरीके से कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस, वसा का बना होता है, फैट का, वसा का। दैट फाउंड इन द सेल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है। कोलेस्ट्रॉल जो है कुछ जरूरी, लेकिन अधिकता नुकसानदेह है। जैसे कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होता है कुछ हार्मोन्स के फॉर्मेशन में या बनने में मददगार कोलेस्ट्रॉल साबित होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो फाउंड इन फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज सच एज एग, योल्क, चीज, मीट एक्स्ट्रा।
जो हमारे पशु के द्वारा कुछ उत्पाद हमको मिलते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमको मिलती है। जैसे एग योल, अंडे के अंदर की जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और हार्ट का पेशेंट जिसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बड़ी होती है उसको डॉक्टर मना करता है कि तेली चीजें कम खाइए, अंडा मीट मछली कम खाइए। तो क्यों कहोगे, एनिमल सोर्स, जो एनिमल्स हमको सोर्स, जैसे एग योल है, जर्दी है, चीज है, मक्खन आप लोग आते हैं, मीट, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह है? इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड इज हाई, अगर हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अधिकता से ज्यादा हो जाती है, इट कैन कंबाइन विद अदर सब्सटेंस इन ब्लड टू फॉर्म प्लेग। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है, चिपचिपा होता है भाई, वसा का है, वसा कैसा, तेल कैसा होता है, चिपचिपा। तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे रक्त में टहलेगा, तो रक्त के साथ में अलग भी जो भी सेल्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज पाएंगी वो सबसे चिपक जाएंगे, चिपका के बड़ा सा रूप ले लेगा, उसको प्लेग कहते हैं। प्लेग मतलब एक समझ लीजिए थक्के के जैसे एक प्लेग बना लेता, और वो प्लेग कहीं भी चिपक जाएगा। मान लीजिए एक ये पाइप, जैसे मान लीजिए पाइपलाइन है, ऐसे करके ये हमारे रुधिर वाहिनी है और ये कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर टहल रहा है। एक मिनट साइलेंट कर रहे हैं थोड़ा सा। जरा फोन आ गया था, एक मिनट के लिए। तो हम बता रहे थे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, आपको बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। किस तरीके से नुकसानदेह? अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ेगी तो जो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो अन्य चीजें टहल रही हैं, ब्लड के अंदर जो अन्य सारे सेल्स हैं, उन सेल्स को कोलेस्ट्रॉल अपने साथ चिपका लेता है, एक बड़ा सा बॉल के रूप में स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको प्लेग कहते हैं। अब वो प्लेग क्या होता है, कहीं जैसे मान लीजिए ये कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा बढ़ी चल रही तो अन्य अपने साथ में डिपॉजिट कर लिया और इसके अंदर बीच में आके कहीं पे ऐसे करके रुक गया। तो अगर ये रुक जाएगा तो सप्लाई उधर उधर जो भी ऑर्गन होगा, मान लीजिए इधर कोई भी अंग है तो उस अंगों को सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो वो दिक्कत करेगा, एंजाइना हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे हृदय में जो ब्लड वेसल मान लीजिए आ रही, जो हृदय को ब्लड लेके आ रही है, उस ब्लड वेसल में कहीं बीच में मान लीजिए अगर फंस जाए तो हमारे हार्ट में क्या होगा, पेन चालू होने लगेगी, जिसको एंजाइना कहते हैं। आपको बताया एंजाइना, हृदय की दर्द है ना, हृदय दर्द, फर्स्ट हार्ट पेन जिसको कह सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, ये देखिए, इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड इज हाई इट कैन कंबाइन विद अदर सब्सटेंस इन ब्लड टू फॉर्म प्लेग दैट स्टिक्स टू द वॉल ऑफ आर्टरी काजिंग एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, जब हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी जो पाइप है, मान लीजिए पाइप के अंदर जो जगह है ल्यूमन, वहां पे जाके वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है उसकी दीवार से, वॉल ऑफ, देखिए लिखा वॉल ऑफ आर्टरीज, धमनी की दीवार से चिपक जाता है और क्या कर देता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कर देता है, मतलब सप्लाई कहीं ऑर्गन की कम कर देगा, उसकी वजह से पेन भी होगा। ये सप्लाई पूरी तरीके से बंद भी हो सकती है, थोड़ी सी खुली भी हो सकती है। पूरी तरीके से बंद कर देगी तो ब्लॉक हो जाएगा, इसके बाद हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, तो व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती है। और मान लीजिए अभी आपको काम, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, आप कोई काम कर रहे हैं, तो काम करने जब आपको थोड़ा सा मेहनत का काम करना तो आपके हृदय ने थोड़ी सी डिमांड मांगी ब्लड की, तो उस डिमांड में क्या होगा, मान लीजिए कहीं पे आके क्लॉट वो फंस जाता है तो क्या होगा, उतनी पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं दे पर आपको दर्द का एहसास होने लगेगा। इस तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए एक टर्म होते हैं एचडीएल और एलडीएल। आप लोगों ने अगर कभी कोलेस्ट्रॉल की किसी की रिपोर्ट देखी होगी तो हमें दो चीजें शब्द लिख के आती है, एचडीएल और एलडीएल। जान लीजिए एचडीएल और एलडीएल क्या होता है, ये दो कोलेस्ट्रॉल के प्रकार ही हैं। कोलेस्ट्रॉल समझ लीजिए दो प्रकार का होता है, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी मतलब ज्यादा घनत्व वाली लाइपोप्रोटीन। देखिए लाइपोप्रोटीन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है लाइपोज, एक तो है लाइपेज, दूसरा है प्रोटीन। और प्रोटीन किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन बनी होती है अमीनो अम्लों की। कई सारे अमीनो अम्ल आपस में अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जानते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लिवर। अगर एचडीएल की मात्रा बढ़ी हुई है ना, तो नुकसानदेह नहीं। हमारे आपने किसी की रिपोर्ट देखी, इसमें लिखा एचडीएल क्या है, उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ी हुई, तो एचडीएल की बढ़ी हुई मात्रा नुकसानदेह नहीं, लेकिन एलडीएल की बढ़ी हुई मात्रा नुकसानदेह। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब ज्यादा घनत्व वाली लाइपोप्रोटीन। ये क्या करती है, ये आपके शरीर के
जो भागों में जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको ब्लड के सहारे खींच के लीवर में वापस लेके जाएगी, और लीवर क्या करेगा, इसको डिटॉक्सिफाई करेगा और उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, फेंकने की कोशिश करेगा। मतलब एचडीएल जो होता है वो मनुष्य के लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन उसी की जगह अगर हम एलडीएल की बात करें, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना था, खराब कोलेस्ट्रॉल, है ना, बिकॉज एज हाई एलडीएल लेवल लीड्स टू बिल्ड ऑफ प्लेक इन योर आर्टरीज। अगर एलडीएल की मात्रा बढ़ी हुई होगी, लाइट एलडीएल की मात्रा बढ़ी, इसका मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल रक्त में बढ़ा। अगर कोलेस्ट्रॉल रक्त में बढ़ा होगा तो वो क्या होगा, प्लेक का निर्माण कर देगा, थक्के का निर्माण करेगा, जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर देगा आपके शरीर में। अब ये जान लीजिए कॉजेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल किन किन कारणों से व्यक्ति में बढ़ सकता है। देखिए, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अगर आपकी खाने की आदतें हैं वो सही नहीं है, आप बाहर का तेली भुना बेकार क्वालिटी का तेल अगर खा रहे हैं, तेली भुना बाहर का खा रहे हैं, हेल्थी खाना नहीं खा रहे हैं, ऑयल वाला ज्यादा खा रहे हैं, जिसमें फैट, मतलब ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें एलडीएल फैट की मात्रा ज्यादा है, तो वो आपके लिए सीधे और सीधे आपके लिए नुकसानदेह है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप कोई किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, खाली खाते हैं, बैठे रहते हैं, या खाली ऑफिशियल वर्क, किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज, कोई योगा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी पैदल, तो ये भी बहुत नुकसान, क्योंकि जब तक फिजिकल एक्टिविटी, फैट जो होगा, फैट बर्न नहीं होगा तो फैट बढ़ता रहेगा, और बढ़ता हुआ फैट लीवर क्या कर देगा, लीवर को फैटी लीवर कर देगा। फैटी लीवर जहां कर देगा तो उसको बहुत सारी आपको परेशानी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड लगा के बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग ज्यादा करें, धूम्रपान का सेवन अगर अधिक है, स्मोकिंग भी जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। अदर कॉजेज ऑफ इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, अदर अन्य कारण क्या हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के अन्य कारण, एक तो एज है। देखिए एज, अगर व्यक्ति की उम्र जाता है तो उस दौरान कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। एज भी फैक्टर है, उम्र अगर ज्यादा व्यक्ति है तो कोलेस्ट्रॉल वहां पे थोड़ा बढ़ना एक नॉर्मल बात है। अगर एज किसी की बढ़ रही तो उस वक्त कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा सा नॉर्मल है। हेरिडिटरी भी होता है, अनुवांशिक भी होता है, कुछ लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी में भी कोलेस्ट्रॉल देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल हेरिडिटरी भी कुछ जगह पे देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो अगर पिता को ज्यादा है तो उसके जो पुत्र हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई ही है। एक दूसरा है वेट, अगर आपके शरीर का भार जो है वो अधिक है तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ा हुआ होगा ही होगा, जो कि नुकसानदेह, बढ़ा हुआ भार शरीर का भी नुकसानदेह। तो आप जानेंगे कैसे कि हमारे शरीर का भार जो है वो सही है कि ज्यादा है, उसको जानने का एक तरीका, इसको बीएमआई कहते हैं। बीएमआई के द्वारा पता लगा सकते हैं कि आपका शरीर का भार जो है वो नॉर्मल है कि नहीं। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब शरीर का भार का एक इंडेक्स बनाया गया, बॉडी मास इंडेक्स। तो जानिए बीएमआई क्या होता है। बीएमआई को बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, शुड बी नॉर्मल, ये हमेशा अगर बीएमआई नॉर्मल है तो आपका जो वेट है नॉर्मल। ये दो चीज इसमें होते हैं, उम्र के एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और वेट, हाइट और वेट का रेशियो, मतलब लंबाई और भार का एक अनुपात रखते हैं। जाने कैसे, बीएमआई बराबर होता है वेट इन किलो, वेट जो होता है किलो में बटे हाइट इन मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर स्क्वायर में। और इसको जब गुणा करने, इसकी सॉल्यूशन करने के बाद में, मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी का वेट 40 किलो रख दिया और हाइट आपने मान लीजिए कुछ भी रख दी 5 मीटर स्क्वायर लिख दी, 5 मीटर स्क्वायर अगर है, कुछ भी कर दिया आपने A to Z, तो जो भी लेवल्स होने चाहिए वो है। अगर 18 से 24 के बीच में आ रहा है, अगर आपकी संख्या 18 से 24 के बीच में आ रही तो नॉर्मल बात है। 18 से 24 बीएमआई क्या होता है, नॉर्मल है। अगर ये मान लीजिए 24 से ऊपर या 30 तक भी चली जाती है, 25 से 30 या 24 से ऊपर, तो ये ओवरवेट कहलाएगा, मतलब भार जो है वो बढ़ा हुआ, ओवरवेट कहलाएगा। 25 से 30 बीएमआई ओवरवेट कहलाती है। लेकिन अगर ये 30 से ऊपर है, अगर ये 30 से ऊपर अगर बीएमआई की जो वैल्यू आ रही है, हाँ रिजल्ट आ रहा है 30 से ऊपर है, तो ये ओबीस बताता है, ओबीस। देखिए, मोटापा अलग होता है और ओवरवेट अलग होता है, ओबीस को मोटापा कहते हैं। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में के आर्टरी में, किसी भी धमनी में, हृदय की धमनी में मान लीजिए कहीं पे कोई थक्का जो है वो फंस गया, मान लीजिए प्लेक कहीं पे, कोलेस्ट्रॉल है ना, अन्य चीजों के साथ में मिलकर कहीं पे फंस गया, तो उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, उसका इलाज क्या करेंगे। तो एक आप लोगों ने नाम सुना होगा बाईपास सर्जरी, नाम सुना होगा लोगों की बाईपास सर्जरी की, बाईपास सर्जरी हुई है इनकी। तो बाईपास सर्जरी मतलब कहीं से, बाईपास का मतलब क्या, तो कोई शॉर्टकट रास्ता बना दिया गया,
बाईपास का मतलब एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया गया। शहर के अंदर से ना गुजरने के लिए शहर के बाहर जाना है तो बाईपास बन गया भाई। तो ऐसे हमारे हृदय में शहर के अंदर जाम मिलती है तो बाहर से बाईपास बना दिया गया। तो ऐसे ही अगर कहीं पे जाम हो जाए, मतलब जो नॉर्मल बना हुआ फंक्शन, मतलब कि गॉड के द्वारा जो हमारा नॉर्मल डिजाइन है बॉडी का, उसमें कहीं आर्टरी या वेन में कहीं थक्का जम गया, कहीं प्लेग जम गया, तो उसकी जगह पे हम दूसरा रास्ता बना देंगे रक्त के जाने के लिए, एक नया रास्ता बना देंगे, एक बाईपास बना देंगे, कोरोनरी धमनी में बाईपास बनाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये है क्या? देखिए यहाँ पे लिखा हमने इम्बोलस। इम्बोलस या क्लॉट या थक्का एक ही चीज है। मूविंग क्लॉट, अगर कहीं पे कोई क्लॉट है, वो मूव कर रहा है, मूव करके कहीं आर्टरी किसी धमनी के अंदर फंस जाता है, मूविंग क्लॉट, जिसको थ्रोम्बो इम्बोलस कहते हैं। मान लीजिए देखिए डायग्राम के द्वारा देखिए, ये जो ऐसे रेड कलर की पाइप बनी, ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है, और आर्टरी के अंदर ये देखिए, ये कहीं से यहाँ पे क्लॉट आ गया, लाल रंग का गोला, कहीं से थक्का जम गया है, फिर आगे चल के देखिए पतली भी हो गई है यहाँ पे, फिर आगे देखिए ये एक रास्ता बना दिया गया। देखिए एक रास्ता बना दिया गया कि ये देखिए बीच से पहले, थक्के से पहले एक जगह आर्टरी को काट दिया गया और थक्के के आगे एक जगह काट दिया गया, बीच में एक पाइप, अलग से एक पाइप लाके जोड़ दी गई। मान लीजिए हमारे शरीर की ही कोई आर्टरी, हमारे शरीर की किसी भी अंग की कोई आर्टरी है ना, लाके काट के यहाँ पे जोड़ दिया थी, अलग से लगा, ग्राफ्ट कर दिया, इसको ग्राफ्ट कहते हैं, अलग से ग्राफ्ट लगा दिया गया। हमारे शरीर की ही किसी अंग से कोई आर्टरी धमनी निकाल लेती है और उसको बीच में काट के जहां पर भी थक्का है वहां पे जोड़ दिया जाएगा, उसके आगे और पीछे से। तो ये जोड़ने से क्या होगा, एक नया रास्ता दिखा, ब्लड अब यहां से होते हुए गुजरेगा, बीच में थक्का है, कोई दिक्कत नहीं, नया रास्ता हमने बना दिया, दिक्कत नहीं होगी, मतलब हमने बाईपास कर दिया रास्ता। इसी कहते हैं कोरोनरी आर्टरी या ओपन बाईपास सर्जरी, यही कहलाती है जो बाईपास सर्जरी। देखिए एक और चीज जानते हैं हम लोग, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, दो चीजों आप लोगों को नाम सुनेंगे, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोग्राफी क्या होता है? देखो एंजियो मतलब एंजाइना, हृदय के दर्द को, जैसे कभी कभी कोई पेशेंट कहता है कि सर हमारे हार्ट में लगातार पेन रहती, तो अब हमको पता करना कि यार कहीं इसके शरीर में कोई क्लॉट तो नहीं, कहीं किसी आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट या थक्का तो नहीं जमा हुआ, कि जब ये काम करता है तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो जब डिमांड जब नहीं पूरी हो पाती है तो पेन चालू हो जाता है। तो उसको पता कैसे करेंगे कि भाई थक्का कहाँ है? तो पता करने का तरीका क्या होता है, आपके ब्लड में या आपकी आर्टरी में एक डाई, इंजेक्शन के माध्यम से एक डाई छोड़ दी जाती है, और वो डाई जो होती है, उस डाई को हम स्कैन करेंगे तो जहां भी थक्का होगा वहां पे डाई वो गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, है ना। यूएसजी करने पे ऐसा लगता है कि गाढ़ी। तो जानिए एंजियोग्राफी कहते हैं इंजेक्शन ऑफ डाई, डाई का इंजेक्शन गिवन टू द पेशेंट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ क्लॉट की पोजीशन, क्लॉट की पोजीशन या थ्रोम्बस की पोजीशन पता करने के लिए हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं डाई का, जिससे उनको पता चल जाए कि कहां पर थक्का फंसा हुआ है, रियलिटी में है कहां पे। तो ये एंजियोग्राफी एक जांच होगी, टेस्ट कह सकते हैं। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें एक डाई का इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है क्लॉट की पोजीशन को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। अब जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होता है? प्लास्टी का मतलब क्या हो गया? प्लास्टी करी, सर्जरी करी, या कोई प्लास्टिक की कोई चीज लगा दी, एंजियोप्लास्टी समझ लीजिए, प्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोग्राफी पहले होता है, एंजियोप्लास्टी उसके बाद में होता है, जब हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये थक्का है, इस थक्के को हमको तोड़ना है या थक्के को हटाना है, तो पहले जानेंगे है कहां पे, तभी तो उसको हटाएंगे। तो जानने को एंजियोग्राफी कहते हैं और हटाने को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जानिए एंजियोप्लास्टी क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ डाई, ये देखिए एंजियोप्लास्टी, रिमूवल ऑफ लिटिल थ्रोम्बस फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी विद द हेल्प ऑफ बैलूनिंग एंड प्लेसिंग स्टेंट। अगर थक्का छोटा है, बहुत बड़ा थक्का नहीं, अगर थक्के की मात्रा बड़ी है तो उसको हमको बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर थक्का छोटा है, बहुत बड़ा मात्रा में थक्का नहीं है, पूरा ब्लॉकेज नहीं है, तो उसको हम कोशिश करते हैं, थक्का छोटा है, कि उसको हम सर्जरी करने के बजाय उसको हम कहीं ना कहीं गला दें, उसमें तोड़ दें। तो इसके दो तरीके हैं और एक इंजेक्शन भी लगता है, वो भी अभी आपको बताएंगे। रिमूवल ऑफ लिटिल थ्रोम्बस, अगर थ्रोम्बस जो है वो लिटिल है, क्लॉट जो छोटा है, फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी विद द हेल्प ऑफ, कोरोनरी मतलब कोरोनरी धमनी के अंदर कहीं पे कोई थक्का, मान लीजिए ये कोरोनरी धमनी के, ये कोरोनरी धमनी जैसे मान लीजिए है, ऐसे करके इसके बीच में कहीं ये थक्का है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फोड़ने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये टूट फूट जाए और क्या होगा, रास्ता क्लियर हो जाए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये देखिए, दो तरीके, विद द हेल्प ऑफ बैलूनिंग एंड प्लेसिंग स्टेंट। या तो बैलूनिंग, जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है,
ये थ्रोम्बस है। यहाँ पे एक बैलून जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, हम इसके अंदर बैलून डालते हैं, उस बैलून की सहायता से उसको धकियाने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको धक्का दिया, ये आगे बढ़ जाए, निकल जाए या फूट जाए। और या तो ये कर सकते हैं, बैलून लगा सकते हैं, बैलून डालते हैं अंदर उसको फुला के फोड़ने के लिए, और या तो स्टंट लगाते हैं। स्टंट भी, एक स्टंट क्या होता है, एक स्प्रिंग जैसी धागा जैसा होता है, एक धागा होता है जो स्प्रिंग के नुमा होता है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं और स्प्रिंग वाले धागे से उसको ऐसे फोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको थक्के को फोड़ने के लिए, थक्का फूट जाए। तो जब फूट जाएगा तो क्या होगा, रास्ता क्या हो जाएगा क्लियर। एक तरीका और है, एक तरीका और है कि एक इंजेक्शन भी लगा, एक इंजेक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बस को गलाने के लिए कहते हैं, थ्रोम्बस को गलाने के स्ट्रेप्टोकाइनेज, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन भी कई बार बहुत फायदेमंद रहता है थ्रोम्बस को, क्लॉट को गलाने में। मान लीजिए किसी को हेमरेज होता है, कभी कभी तो ब्लड, जैसे किसी को कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द बना रहता है, कभी चोट लग गई, तो चोट लगने जाने की वजह से मान लीजिए कहीं भी हमारे ब्रेन के अंदर, किसी भी आर्टरी या वेन के अंदर कोई थ्रोम्बस अटक रहा है, कोई थक्का है जो अटक रहा है, तो उसको गलाने के लिए अगर हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन उसको देंगे तो वो ब्लड सप्लाई में जाएगा और क्या करेगा, उसको फोड़ देगा, टूट जाएगा। अब हम लोग को कुछ दो टर्म्स पढ़ने हैं, 2-3 टर्म है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा ये आज। और क्योंकि आज हमारा मानव प्रसंचरण तंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमने आपको लगभग सब कुछ पढ़ा दिया है। कुछ 1-2 स्पेशल टर्म्स आपको और हम बता दें तो देखिए, पहला एक हमने यहाँ पे टर्म लिख रखा हुआ डेक्स्टोकार्डिया, डेक्स्टो DEXTO डेक्स्टोकार्डिया। डेक्स्टोकार्डिया का मतलब होता है हार्ट एट राइट साइड। वैसे जनरली हमारा हृदय कहाँ होता है, बाएं तरफ होता है, लेफ्ट तरफ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ही रेयर ऐसा है, कॉन्जेनाइटल डिसीज है, बहुत ही कम ऐसा, बहुत ही रेयर, लाखों में एक, बहुत मुश्किल से मिलता, जहां पे जो हृदय है वो राइट साइड में पाया। अगर हृदय हमारा बाएं की तरफ राइट साइड पाया जाए तो ये नॉर्मली अपने आप, कभी कभी ऐसा देखा गया कुछ लोगों में, जो जैसे जो बेबी है, एम्ब्रियो स्टेज में ही जब यूएसजी हम करते हैं तो हमको जो हार्ट है वो राइट साइड में दिखता है। तो इसका खाली इतना जानिए, डेक्स्टोकार्डिया का मतलब होता है हार्ट एट राइट साइड। अगर हृदय जो है वो दाएं तरफ हो तो इसको डेक्स्टोकार्डिया कहते हैं। एक शब्द का कार्डियोमिगैली, देखिए कार्डियोमिगैली 2 शब्दों से मिलकर कार्डियोमिगैली, मिगैली मीन्स मेगा, मेगा मीन्स बड़ा, तो मतलब इनलार्ज हार्ट। अगर हृदय का आकार जो है, साइज जो है वो बढ़ जाए किसी भी इंफेक्शन के कारण, या हमारे हृदय के जो कपाट है, वॉल है, उनमें डिसीज हो जाए, उसके बाद या वॉल डिसीज के कारण भी हार्ट का साइज जो होता है बढ़ जाता है। तो कार्डियोमिगैली मीन्स इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट या इनलार्ज हार्ट। अभी यहाँ पे अगर हिपैटोमिगैली हम लिख दें, अगर यहाँ पे हम हिपैटोमिगैली लिख दें, HEPATO हिपैटो और MEGALY हिपैटोमिगैली अगर लिख दें, हिपैट का मतलब होता है लीवर, मिगैली का मतलब साइज बढ़ गया, मतलब लीवर का साइज जब बढ़ जाता है उसको हिपैटोमिगैली कहते हैं। अगर हमारा लीवर का साइज बढ़े तो हिपैटोमिगैली कहेंगे। और जान लीजिए, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, हमारे वर्ल्ड में पहली बार सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट में दूसरा, एक हार्ट की जगह पे दूसरा नया हार्ट लगाया गया। तो उन्होंने क्या, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, ये पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया। और हमारे इंडिया में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज डन बाय, हमारे भारत के अंदर सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया था वो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में किया गया था, वर्ल्ड में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब कुछ 2-3 स्पेशल टर्म्स आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि आप जैसे मान लीजिए किसी रोड पे अगर जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट करने के कारण गिर जाता है, तो गिर जाने के बाद में उसको फर्स्ट एड देते हैं लोग आके। तो फर्स्ट एड से ही हम आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहते हैं। आप लोग ने देखा होगा अस्पतालों में क्या करते हैं लोग, मुंह, अगर आदमी सांस नहीं रहा तो मुंह से सांस देते, मूवीज में भी देखा होगा सीने को दबाते हैं, जिसे आपने देखी होगी। 1 मिनट, हाँ, तो देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं लोग, मुंह से सांस देते हैं और सीने को दबाते हैं। तो ये आखिर क्या होता है जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होती है 3 तरीके होते हैं, एक होता है BLS, एक होता है CPR और एक होता है ACL
एस, तीन चीजें होती हैं। BLS का फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक है तो ये बेसिक ही है, इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज करी जाएगी। और ये है CPR, कार्डियो पल्मोनरी, ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी रिससिकेशन। और ACLS क्या है, ध्यान रखिएगा, एडवांस, C से कार्डियक, L से लाइफ, S से सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, देखिए तीन टर्म है, आपने हो सकता है कभी सुने हैं। BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, ये कोई भी व्यक्ति जो होता है व्यक्ति को दे सकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे आप जा रहे हैं रोड पे, कोई अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो आप उतरे, उसको आपने देखा, उसको उठाया, उसको साइड में लेटाला, और साइड में लेटालने के बाद में आप उसको देखते हैं, उसको आवाज देते हैं, शाउट करते हैं कि भैया कौन हो, है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, आप एम्बुलेंस को कॉल करते हो, अगर सांस नहीं ले रहा तो मुंह से उसको सांस देते हो, है ना। तो और थोड़ा बहुत हिलाते हुलाते हुए चेस्ट कंप्रेशन करते हो, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है। तो ये तो BLS का बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे BLS की नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग बात CPR और ACLS की करने जा रहे हैं। तो CPR जो होता है उसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिकेशन। देखिए तीन शब्दों से मिलकर बना, कार्डियो मींस हृदय, पल्मोनरी, कार्डियो का मतलब क्या है, हार्ट से रिलेटेड है, और पल्मोनरी का मतलब क्या है, फेफड़ों से, मतलब सांस लेने से, और कार्डियो का मतलब परिसंचरण, सर्कुलेशन से, नाड़ी से, गति से। और रिससिकेशन का मतलब री मतलब दोबारा, ससिकेट मतलब चालू करना, मतलब आपने किसी एक्सीडेंट में ऐसे व्यक्ति को देखा कि भैया ना ही उसमें सांस चल रही है और ना ही उसमें हार्ट नाड़ी देखा, आपने गले पे देखा, हाथ में देखा कि भाई नाड़ी की गति नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट उसको डेथ कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे क्या आप कोशिश कर सकते हैं, तो मतलब उसके हृदय को और उसके फेफड़े को, मतलब उसकी सांस को दोबारा चालू करने की एक कोशिश कहलाती है CPR। आपने देखा, मान लीजिए कोई पेशेंट है, गिरा हुआ है, आपने क्या किया, उसको आसानी से सावधानी से किसी बराबर सतह पर लेटाला, रोड पे ही, साइड में कहीं किनारे रोड के साइड में। और उसके बाद में सबसे पहले तो आपको ये क्या करना है, आप मान लीजिए किसी भी स्थान पर जाएं, अगर आपको कहीं एक्सीडेंट दिख जाए तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करनी है, पेशेंट है ना, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, वहां पे पेशेंट को किसी रोड के साइड में, वहां पे आपको सरफेस पे लेटालना, एम्बुलेंस को कॉल करनी। सरफेस पे लेटालने के बाद में आप ये देखेंगे कि पेशेंट जो है वो सांस ले रहा है कि नहीं, हृदय की गति चल रही है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसका एक मूल मंत्र होता है, इसको कहते हैं CAB, देखिएगा CAB। C का मतलब होता है कंप्रेशन, A का मतलब होता है एयरवे, और B का मतलब होता है ब्रीथिंग। तो ऐसे व्यक्ति में आप क्या करेंगे, उसको बराबर सतह पे लेटालने के बाद में दोनों हाथों से, मान लीजिए अपने दोनों हाथों को ले लेंगे ऐसे करके, और ये जो हाथ की ये जो कलाई होती है, इस कलाई से उसकी छाती के बीचों बीच बिल्कुल हाथ सीधा करके ऐसे कंप्रेस दबाते हैं, उसमें देखा होगा आपने मूवीज में दबाते हैं। तो ऐसा आपको लगभग मान लीजिए 2 चक्र में चलाना, 1 मिनट में कम से कम 60 बार आपको जल्दी 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 कंप्रेस करना होगा। हर मतलब 30 बार धक्का देने के बाद हृदय को, है ना, क्या करना है उसको, मतलब सबसे पहले क्या करना है, कंप्रेस करना, दबाना है, हाथ से चेस्ट के बीच में दबाना है। फिर क्या करना है, एयरवे, एयरवे मतलब उसको आपने थोड़ी को सीधा किया, और थोड़ी को सीधा करने के बाद नाक को दबाया, मुंह खोला, और मुंह खोलने के बाद ओंठ से ओंठ लगा के क्या दी, उसको सांस दी, है ना, भरपूर सांस दी, इसके फेफड़ों में सांस। ऐसा 2 बार करना है, ऐसा 2 बार करना है। मान लीजिए 30:2, ये जो होना चाहिए वो 30:2 में होना चाहिए, मतलब 30 बार जब आपने सीना दबाया, चाहे कंप्रेस किया, तो 2 बार सांस दी, 2 बार ब्रीथ दिया। तो ऐसा आपको करना चाहिए,
है ना। ऐसा करने से क्या होता है, व्यक्ति हो सकता है कि वो उसमें दोबारा से उसका हृदय और क्या सांस जो है वो कार्य करने लगे। हो सकता है जब तक एम्बुलेंस है तब तक उसका जीवन जो है वो आप बचा सकते हैं। ये तो सीपीआर होता है। ज्यादातर आपने अस्पतालों में देखा होगा पेशेंट में जिससे खत्म होने लगता है पेशेंट में सपोर्ट, तो एक उम्मीद के साथ में सीपीआर करी जाती है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे किया जाए, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे किया जाए, आईसीयू में किया जाए। आईसीयू अगर आपने देखा होगा, एक आईसीयू होता है हॉस्पिटल्स में, सीसीयू होता है, एनआईसीयू होता है, पीआईसीयू होता है, ये कई सारे होते हैं। सीयू का मतलब होता है क्रिटिकल यूनिट, है ना। इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, नॉन इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू। मतलब जब पेशेंट को ज्यादा विशेष ध्यान देना पड़ रहा है पेशेंट पे, और पेशेंट क्रिटिकल अवस्था में, उसकी अवस्था ज्यादा सही ना हो, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और किसी भी वक्त इमरजेंसी हो सकती है, तो ये सब इमरजेंसी वाले हैं। आईसीयू में, इमरजेंसी में, सीसीयू में हार्ट से संबंधित पेशेंट रखा जाएगा, एनआईसीयू में छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को रखा जाता है, और पीआईसीयू में पीडियाट्रिक्स बच्चों को रखा जाता है। तो ये जो सब होता है, एसीएलएस जो होता है वो इन जगहों पे होता है। एसीएलएस मतलब एडवांस, नाम ही है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, तो एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या आ गया, इसमें हर चीज बिल्कुल तरीके से करी जाती है। पेशेंट को आराम से सरफेस बेड पे इंट्यूबेट भी किया था। यहाँ पे मुंह से सांस नहीं देंगे, यहाँ से मुंह से सांस नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग कई सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बू का तो इस्तेमाल कभी कभी सीपीआर में भी कर लेते हैं। एम्बू हो गया, उसके बाद में क्या कहते हैं, ईटी ट्यूब डालते हैं। ईटी ट्यूब यूज कर सकते हैं हम लोग, ईटी ट्यूब यूज करेंगे, है ना। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इंजेक्शंस भी यूज करेंगे, एड्रेनलिन यूज करेंगे, एड्रेनलिन यूज करेंगे, हैं। ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं एडवांस वाले में। और एक लास्ट में एक और चीज यूज करते हैं, इसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं। एम्बू जानते हैं, एम्बू क्या होता है आप लोग? एम्बू का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ईटी का फुल फॉर्म होता है एंडो ट्रैकियल, ट्यूब तो लिखा है यहाँ पे। एड्रेनलिन जो है वो एक इंजेक्शन है, समझ लीजिए एक हार्मोन है। क्या है ये? एक हार्मोन, हमने आपको बताया था हार्मोन है, हृदय की गति को बढ़ा देता है। और डिफिब्रिलेटर क्या है? झटके की मशीन, समझ लीजिए झटका देने वाली मशीन है भाई। आप लोग ने मूवी में देखा भी, बताते हैं आपको, मशीन है ये। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो होता है इसकी ज्यादा स्थिति अगर खराब होती है आईसीयू में, तो उस सबसे पहले एक बड़ा सा मास्क लगा देते हैं, उसके पीछे बड़ा सा गुब्बारा होता है ऐसे दबाने वाला, उसके पीछे से ऑक्सीजन जोड़ दी जाती है ना। इसमें क्या था, एम्बू में पीछे से ऐसे करके यूं, ऐसे करके ऐसा होता है एम्बू। यहाँ पे पीछे से क्या ऑक्सीजन की पाइप जोड़ दिया, और यहाँ पे ऐसे मास्क लगा होता है, ये पेशेंट के मुंह पे ऐसे लगा दिया जाता है। तो एम्बू को दबाते हैं, मैनुअल हाथ से एम्बू को दबाते हैं, मतलब ऑक्सीजन मुंह के अंदर पेशेंट के दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, मुंह से नहीं सांस दे रहे हैं, क्योंकि उसमें तो मुंह से सांस देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी ना थोड़ी बहुत। तो हम लोग उसको प्योर ऑक्सीजन मुंह से दे रहे हैं, पेशेंट की स्थिति उसकी खराब होने लगती है। एम्बू हमने देना चालू किया, है ना। उधर से चेस्ट कंप्रेशन भी चालू, कंप्रेशन ये तो चलेगा है, सीएबी काम चल रहा है, सर्कुलेशन के लिए हम लोग दबा रहे हैं हार्ट को। साथ में अब हम लोग मुंह से सांस देने के बजाय कहां से, एम्बू से सांस दे रहे हैं, एम्बू से गुब्बारे से सांस दे रहे हैं। अब हम लोग, ठीक है, उसके बाद हमने साथ में क्या इंजेक्शन लगाया, एड्रेनलिन इंजेक्शन, आईवी मतलब सिरा में एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते हैं हर 5 मिनट बाद। इससे मान लीजिए हर 5 मिनट बाद इंजेक्शन जो है वो लगा देते हैं, एक एम्पुल तोड़ के लगा दिया है। तो इससे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऐसे जो होता है उसको बढ़ा देता है, मतलब हृदय की गति को, हार्ट रेट को ये क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये सब एडवांस चीजें हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज करी जाती हैं, आईसीयूज में यूज करी जाती हैं। किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए, हार्ट अटैक की स्थिति होती है तभी भी यूज कर सकते हैं, या पेशेंट ने एकदम से सपोर्ट उसका खो गया हो,
एकदम से सपोर्ट हो गया, पेशेंट सही था, लेकिन एकदम से ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आई कि पेशेंट के हृदय की गति, श्वास की बिल्कुल एकदम से गिर गई या सडन गिर गई। तो ऐसी स्थिति में उसको बचाने के हम लोग ये कोशिश करते हैं, है ना। हम लोग सबसे पहले उसके कंप्रेशन करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर एयरवे के लिए देखेंगे और उसके ब्रीथिंग। तो सबसे पहले कंप्रेशन का सीने को दबाएंगे 30:2 में, मतलब 30 बार दबाया, 2 बार सांस दिया, ऐसे एम्बू काम करेगा ऐसे। और या तो मान लीजिए जब कभी और भी हमको थोड़ा एडवांस करना है, कोई हमारे पास एम्बू से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ईटी ट्यूब डाल देते हैं, वेंटिलेटर से अटैच कर देते हैं। ईटी ट्यूब होता है, इसको वेंटिलेटर से अटैच, आप लोगों ने वेंटिलेटर नाम सुना होगा, वेंटिलेटर को हम लोग एक कह सकते हैं, इसको हम लोग आर्टिफिशियल क्या कह सकते हैं, लंग्स कह सकते हैं, आर्टिफिशियल लंग्स, मतलब कृत्रिम फेफड़े कह सकते हैं। जिन व्यक्ति के फेफड़े जो होते हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो उसको सांस लेने के लिए, है ना, हम लोग वेंटिलेटर से अटैच कर देते हैं सीधे। तो वेंटिलेटर कृत्रिम फेफड़े की तरीके से कार्य करता है। तो ईटी ट्यूब क्या आता है, ईटी ट्यूब को फुल फॉर्म देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एंडोट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकिया के अंदर डालने वाला ट्यूब। ट्रैकिया मतलब श्वास की नली, जो छल्लेदार पाइप होती है गोल गोल, है ना, सांस ले जिसको कहते हैं, उसको ट्रैकिया कहते हैं। उसके अंदर एक पाइप डाल दी जाती है, अब वो पाइप आगे से निकाल दी जाती है, आगे से उसमें एम्बू जोड़ के या वेंटिलेटर से अटैच कर देंगे, मतलब सीधे ऑक्सीजन ये रास्ते से, नाक से, मुंह से ऑक्सीजन नहीं जा रही है, वो सीधे ऑक्सीजन हम लोग सीधे फेफड़ों में पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं एक पाइप के जरिए। मतलब हमने रास्ता जो था वो बाईपास कर दिया, है ना, सीधे पाइप के जरिए। ईटी ट्यूब थोड़ा सा एडवांस, जल्दी काम होगा इससे। और एड्रेनलिन इंजेक्शन लगा रहे हैं साथ में हम लोग, इस पे भी पेशेंट सपोर्ट नहीं है, तो कभी कभी पेशेंट में एरिथमिया वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए जैसे रिदम में ऐसे 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 ऐसी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको एरिथमिया कहते हैं, मतलब रिदम नहीं है कोई। एरिथमिया मतलब कोई रिदम नहीं है ना। एरिथमिया मतलब एक, जब हमारे हृदय की रिदम जो होती PQRS, नॉर्मल PQRS जो ऐसी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है, नॉर्मल नहीं है। इस तरीके से अगर ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, तो ये एरिथमिया, ये एट्रियल फिब्रिलेशन वाली कंडीशन कहलाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन वाली कंडीशन कहलाएगी। या ऐसे जानिए एरिथमिया, आप जानिए एरिथम मतलब रिदम, हृदय की रिदम जो है वो गड़बड़ हो जाए। तो मतलब कभी कभी आपने देखा होगा हमारे घर में जब टीवियां होती थी पुरानी वाली, वो झिलमिलाने लगती थी, मतलब रिदम उनका गड़बड़ हो गया। तो क्या करते थे हम लोग, उसको हाथ मारते थे, नहीं तो प्लग निकाल लेते थे, हाथ मार के दोबारा से प्लग लगाते थे, फिर ऑन करते थे, तो टीवी चल जाती। ऐसे ही अपने हार्ट के साथ में, जब हमारे हार्ट का, हृदय का कंडक्शन सिस्टम, करंट वाला सिस्टम गड़बड़ हो जाए, मतलब झिलमिलाने लगे, मतलब हृदय की ईसीजी जो है वो झिलमिलाने लगे, ऊपर नीचे रिदम गड़बड़ हो जाए, तो ऐसी कंडीशन क्या करें, हृदय को बंद करके दोबारा से अगर हृदय का प्लग लगा दिया जाए, मतलब हृदय का करंट छीन के दोबारा से उसमें करंट देने की कोशिश करे, तो हो सकता है सही हो जाए। तो ऐसा जो आपने मूवीज में देखोगे, प्रेस की तरीके से झटके वाली मशीन होती है, जली लगाते हैं और करंट देते हैं पेशेंट को, है ना। तो वो जो मशीन होती है उसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं, डिफिब्रिलेटर, है ना। डिफिब्रिलेटर में दो ऐसे के अंदर दो प्रोब होते हैं, दो ऐसे हाथ में दो प्रेस की तरीके से होंगे प्रोब, और उसमें हम लोग करंट पास होता है। इसमें डिफिब्रिलेटर में कैसा करंट होता है, डिफिब्रिलेटर में डीसी करंट होता है। कैसा होता है, डीसी करंट होता है, और कम से कम 50 जूल का करंट और अधिकतम 320 जूल। जूल जानते हैं, जूल आपने पढ़ी होगी, यूनिट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल जो है ZOUL, जूल किसकी इकाई है, एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की। तो हम लोग क्या करते हैं, हार्ट जब हमारा एरिथमिया वाली कंडीशन, तो कोशिश करते हैं हम लोग पहले करंट देते हैं उससे कि हार्ट हमारा बंद हो जाए, फिर दोबारा से उसको करंट देते हैं, है ना, कि हार्ट हमारा दोबारा से उसको जब दें तो करंट बने, तो रिदम हमारा सही चलने लगे हृदय। तो कभी कभी कंडीशन क्या, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में, कभी कभी मूवीज में देखा होगा कि ऐसे पहले ऐसे चल रहा था, ऐसे फिर एकदम टी बिल्कुल प्लेन लाइन आ गई, कहते आदमी मर गया। मतलब आज प्लेन लाइन आने का मतलब क्या होगा, मतलब हार्ट में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई प्रकार का कैसो करंट नहीं है, ना सही ना गड़बड़, कुछ नहीं, गया प्लेन, खत्म। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, ए सिस्टोल कहलाती है, मतलब खत्म, हार्ट काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, ए सिस्टोल। उसमें भी कभी कभी कोशिश कर ली जाती है, डिफिब्रिलेटर देख के कोशिश करी जाती है, लेकिन
बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स कंडीशन करी जाती है, डिफेब्रिलेटर भी देके देखते हैं, एड्रेनालिन भी लगा के देखते हैं, इंट्यूबेट भी करके देखते हैं, कोशिश पूरी करी जाती है, लेकिन बहुत ही रेयर जो होता है वो रिस्पॉन्स आता है, बहुत ही रेयर है जो कुछ पेशेंट में ऐसा रिस्पॉन्स आ जाए, वरना रिस्पॉन्स बहुत ही कम आता है। अगर ए सिस्टोल की कंडीशन आ गई उसके बाद में अगर ACLS करा जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन जब स्थिति गड़बड़ हो रही थी उस दौरान अगर हम ACLS करते हैं, ये सब अपनाते हैं, तो रिजल्ट आने के अच्छे चांसेस होते हैं। पेसमेकर के बारे में भी हमने आपको बताया था, पेसमेकर जो गड़बड़ तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी सेट कर दिया जाता है स्किन के अंतर्गत में। अगर आपको चैप्टर तो हमारा लगभग एंड हो गया है, और सर अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी A to Z कोई भी इंक्वायरी चाहिए या कुछ भी पूछना, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट में, इस वीडियो के नीचे कमेंट में, है ना, अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और हम पॉसिबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की आपको कोशिश करेंगे। आपको कोई भी मानव हृदय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कभी आप कोई हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पे आपको कुछ चीज समझ में ना आई हो, आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट हो, एनीथिंग, है ना, जो भी आप चाहते हैं, कोई भी चीज हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है तो उस कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा और बताइएगा हमको, ठीक है। और आपको बता दें, जो मशीन्स होती हैं, जिसको ऐसे अपने हॉस्पिटल में जाते हुए देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, जिसमें ये सब ऐसे चला करता है, मतलब ECG चला करता है, साइड में यहाँ पे पल्स रेट आती है, पल्स की है, SpO2 आता है, टेम्परेचर आता है, ब्लड प्रेशर आता है, बहुत से, उसको कार्डियक मॉनिटर कहते हैं। मतलब इतना बड़ा ऐसी डिब्बी जैसी मशीन होती है, डिब्बे जैसी, और यहाँ से लीड निकली होती है, वो लीड चेस्ट पर लगी होती है पेशेंट के, है ना, एक कप भी। तो ये मतलब ये समझ लीजिए पेशेंट को के अंदर क्या घटनाएं चल रही हैं, उसके अंदर उसकी हृदय की धड़कन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका SpO2 क्या है, वो सब कुछ इसमें दिखा आता रहता है, कि आराम से अगर कोई राउंड पे डॉक्टर आए तो उसको सब दिखते रहे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, मतलब पेशेंट के वाइटल्स कैसे हैं उसके बारे में जानते हैं। वाइटल्स मतलब उसकी वही इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए, थैंक यू।